एवरीवन, मैं सर्वेश पांडे टीम सीआरओ से कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कैंपेन चलाया जा रहा है सीआरओ केयर का। इस मुहिम ने बहुत ही लोगों को मदद दिया है, बहुत लोगों तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाया। इवन सीआरओ केयर के जो पूरी कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की टीम जो ग्राउंड पे काम कर रही है सीआरओ केयर कैंपेन के अंदर, उससे भी बहुत लोगों को बहुत तरीके के फायदे मिले हैं। एंड जो ऑनलाइन शोज प्रोग्राम्स जिस इंफॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स पूरे इंडिया से हमारे संग जुड़ रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन को पैंडेमिक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स के अंदर हमें दे रहे हैं, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी सीरीज के अंतर्गत हमारा जो एपिसोड 3 है आज, हॉलिस्टिक अवेयरनेस अबाउट हॉलिस्टिक हेल्थ केयर। एंड हॉलिस्टिक हेल्थ है क्या, इसको पूरा समझना, उसका केयर क्यों जरूरी है उसको पूरा समझना। इसके लिए हमने उन शख्स को बुलाया है जो कि पिछले कई सालों से उन्होंने इन पूरे पैरामीटर्स पे बहुत डीपली वर्क किया है, बहुत लोगों को रिलीफ दिया है। इज नन अदर देन डॉक्टर अनिल सर, हु इज एमबीबीएस एमएस पीएचडी क्वांटम मेडिसिन रिसर्चर, हॉलिस्टिक एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट, जो कि डायरेक्टर फाउंडर हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन के, जो कि डायरेक्टर हैं श्री गणेश विनायक आया हॉस्पिटल के, जो कि डायरेक्टर फाउंडर है लाइफ कैंपस के। सो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा सर आपका। सबसे पहले गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। एंड जो कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारा ये कैंपेन है सीआरओ केयर का, उसके अंतर्गत सर पैंडेमिक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स, इसके तहत हमने पहले 2 शोज किए थे और लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाए थे। लेकिन सर मैंने आपके संग पहले भी बहुत सारे शोज किए हैं, जिससे मुझे ये पूरा अंदाजा था कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए उनके हेल्थ केयर के लिए जिससे वो अनभिज्ञ हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हॉलिस्टिक हेल्थ क्या है सर? होलिस्टिक हेल्थ H2। यस सर। होलिस्टिक का मतलब है एज ए होल, कंप्लीट, संपूर्ण। यस सर। होलिस्टिक वर्ड हम कई जगह पर यूज करते हैं। यस सर। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कई जगह पर यूज होता है लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस पर। जहां हेल्थ की बात आती है तो मैं होलिस्टिक का मतलब कहता हूं माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, ह्यूमन बीइंग। वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर ह्यूमन बीइंग। यस सर। ह्यूमन इज द physical aspect of human being, means brain and body। लेकिन ब्रेन और बॉडी के बियॉन्ड जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का, वो है माइंड एंड सोल। तो हम सब क्या हैं? MBBS, माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल। लेकिन हम अभी जो हेल्थ केयर सिस्टम प्रेजेंट में चल रहा है वो बेसिकली ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। लेकिन जो माइंड और सोल की बात आती है वहां पर वो कवर नहीं कर पाता। इसीलिए हमें होलिस्टिक वे में सोचना होगा हेल्थ केयर के सिस्टम में भी। दूसरी बात, हेल्थ की 7 डायमेंशंस होती हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग एक ही डायमेंशन पे काम करते हैं, वो है फिजिकल फिटनेस। एग्जैक्टली सर। तो जब हम 7 डायमेंशंस पे वर्क करेंगे तब हम होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को समझ पाएंगे। कौन सी 7 डायमेंशन? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, इन्वायरमेंटल। ये 7 डायमेंशन है हेल्थ की। इनफैक्ट WHO ने खुद कहा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO? यस सर। अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely an absence of disease or infirmity। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं सर्वेश कि मेरे को कोई डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूं। नो, डिजीज का नहीं होने का मतलब हेल्दी नहीं है। आप डिजीज फ्री हैं बट हेल्दी नहीं है। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, 4 डायमेंशन। और बाद में इसमें 3 डायमेंशन और ऐड की गई, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। तो जब आप 7 डायमेंशन पे हेल्दी हैं तभी हम आपको कंप्लीट वेलबींग और हेल्दी कह सकते हैं। यस सर। इसी के साथ साथ सर मैं श्री नवीन शर्मा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। और सर एक बार लाइव कैंपस पे भी लाइव इन्फ्लुएंसर के शो पे आ चुके हैं, जिन्होंने पूरे इंडिया में ये मूवमेंट क्रिएट किया। इसके साथ साथ ग्राहक बोलेगा मूवमेंट भी उन्होंने क्रिएट किया,
जिसकी वजह से बहुत लोगों को जागरूकता मिली और फायदा मिला। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा नवीन शर्मा सर का भी। थैंक यू सर ऐसे कैंपेन और ऐसे प्रोग्राम्स लाने के लिए। सर अभी जस्ट आपने जैसे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में पूरा हमें समझाया, आप ही का एक कॉन्सेप्ट है सर सैट सिंड्रोम। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सैट सिंड्रोम सर। सो क्या है सर सैट सिंड्रोम और उससे किस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं और उसका क्योर उनको क्यों नहीं मिल रहा है सर, उस डायरेक्शन में क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो प्रेसिडेंट हैं नवीन सर, उनको जी। मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्रो केयर लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, बधाई के पात्र हैं आप सब लोग। थैंक यू सर। जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा मैं भी काम कर रहा हूं लोगों को होलिस्टिक हेल्थ की अवेयरनेस देने के लिए। जी अभी सर। तक लोग हेल्थ को डिजीज ही समझते हैं, लेकिन अब 21st सेंचुरी जो कि सैड सेंचुरी हो गई है, सैड सेंचुरी मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज की सेंचुरी। यस सर। इस सेंचुरी में हमें डिजीज से हेल्थ की तरफ अपना फोकस चेंज करना होगा, जागरूक होना होगा। जैसे कंज्यूमर को अपने राइट्स के प्रति जागरूक होना होता है, वैसे ही हमें राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है। तो हमने कैंपेन शुरू किया, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये दो वर्ड्स, दो लाइन आप अपने आप सेल्फ कम्युनिकेट करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू होता है, और यहीं से शुरुआत होती है होलिस्टिक हेल्थ की। डिजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डॉक्टर्स पर छोड़ दीजिए, लेकिन हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। जनरली अभी हम कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हेल्थ केयर है या डिजीज केयर है? डिजीज केयर ज्यादा हो गया है। हेल्थ ऑफिसर होता है, बट वो हेल्थ ऑफिसर ना होके डिजीज ऑफिसर हो गया है। तो हमें थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव चेंज करना होगा। ठीक है, डिजीज को तो मैनेज करना ही है, लेकिन हेल्थ की बात करनी होगी। और सैड सिंड्रोम, ये जो सैड सिंड्रोम है इसके अंदर जो डिजीज पार्ट है, पहला पार्ट ये है कि जो डिजीजेस हैं 70 to 80% आइदर दे आर लाइफस्टाइल रिलेटेड और साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक मतलब माइंड से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड, और लाइफस्टाइल मतलब जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। तो यहां पर ये जो 70 to 80% डिजीज है, यहां पर हमें हेल्थ पर फोकस करना होगा और होलिस्टिक हेल्थ की जरूरत है। जो रिमेनिंग 20% है, लाइक इमरजेंसीज, इन्फेक्शंस जैसे अभी कोरोना आ गया, और एक्सीडेंट्स, वहां पर हमें जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है उसकी जरूरत है। तो दोनों सिस्टम को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन मॉडर्न मेडिकल सिस्टम आपको डिजीज से 0 पर ला देता है, यानी जब आप -5 पे पहुंच जाते हैं तो आप 0 पे लाने की जिम्मेदारी किसकी? डॉक्टर्स की, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की। लेकिन 0 से +5 में यानी पॉजिटिव हेल्थ में जाना, उसके लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। सर होलिस्टिक हेल्थ केयर आपने बोला माइंड, ब्रेन, बॉडी एंड सोल। अगर सर लेकिन आपने एक और बात बोला कि लोग अभी फिजिकल बॉडी की तरफ ही पूरा का पूरा ध्यान देते हैं। तो क्या सर अगर हम नहीं ध्यान देते हैं अगर संपूर्ण स्वास्थ्य पे, यानी कि माइंड पे, ब्रेन पे और सोल पे, बस फिजिकल बॉडी, ब्रेन एंड बॉडी पे हम अगर बस फोकस रखते हैं, तो क्या हम परफेक्ट हेल्थ को या परफेक्ट वेलबींग को अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो शुरू में ही कहा ना, यस सर। वेलबींग के 7 डायमेंशंस हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल। ये सारी डायमेंशंस को ठीक करना होगा। यस सर। देखिए सिंपल सी बात सोचिए, लाइक अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर डिजीज पार्ट मॉडर्न मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। यस सर। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना? यस सर। जिस व्यक्ति को कोरोना हो गया उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, सोशल कॉन्टेक्ट उसके टूट गए, सोशली वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करने लग गया। यस सर। और जो उसका मेंटल स्ट्रेस आया, वहां पर कौन सी हेल्थ साइंस उसको हेल्प की? यहां पर तो होलिस्टिक हेल्थ की बात जरूरत पड़ती है। फिर इकोनॉमिकल और ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी तो उसकी डिस्टर्ब हो गई कोरोना की वजह से। यस सर। इन्वायरमेंट, कोरोना ने हमें यही तो सिखाया कि हमें नेचर के साथ हार्मनी बनाने की जरूरत थी। यस सर। तो यानी हेल्थ के 7 डायमेंशंस को ध्यान देने की जरूरत है। अभी हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, पूरा फोकस डिजीज पर हो गया है, हेल्थ की बात ही नहीं होती। फिर अगर डिजीज से थोड़ा सा हेल्थ की तरफ सोचते भी हैं तो उसमें केवल एक ही डायमेंशन पे
ज्यादा फोकस रहता है, वो है फिजिकल डायमेंशन। और फिजिकल डायमेंशन भी गलत तरीके से आज की डेट में लोग समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू मीन बाय फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ? जब मैं लोगों से ऐसा पूछता हूं तो उनका मतलब होता है अच्छी लुक होना, 6 पैक बॉडी होना, फिट होना, स्टेमिना होना। लुक मैटर कर रहा है, स्टाइल। लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ बचा ही नहीं है। तो फिजिकल डायमेंशन का मतलब हेल्दी होना होता है, मतलब आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। लेकिन वो सब बिगड़ी हुई है। हाँ, स्टाइल बहुत अच्छा है, जिम में जाके 6 पैक मसल जरूर बना लिए हैं। तो फिजिकल डायमेंशन स्टाइल और लुक के बियॉन्ड है। ऐसे ही सोशल डायमेंशन की बात करें ना, तो सोशल डायमेंशन आज की डेट में सोशल मीडिया रह गया है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना ही सोशल डायमेंशन हो गया है। नो, सोशल डायमेंशन का मतलब होता था कि कैसे मैं अपने सोसाइटी के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकूं, कैसे उस सोसाइटी के अंदर डे टू डे कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है उसको कोप अप करके खुद वेल एडजस्टेड उस सोसाइटी में रहूं, और एडजस्ट रहने के साथ साथ उस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं उस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में। लेकिन अभी सोशल डायमेंशन सोशल मीडिया रह गई है, और अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हैं सोसाइटी का, डाउनग्रेड ही कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है सोशल डायमेंशन को भी हेल्दी करने में। एग्जैक्टली सर। सर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपने 3 चीज बोला। डिजीज तो हमारे फिर फिजिकल बॉडी में होता है, लेकिन ये जो 3 चीजें होती हैं ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। जब हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है तो हम उसको अदर मेडिसिन के थ्रू जो हमें मिलती है, या तो हम डाइट के थ्रू अपने फिजिकल बॉडी को हील कर लेते हैं। बट जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये 3 चीजें तो जो लॉकडाउन में और पेंडेमिक के टाइम पे जीवन और जीविका पे लोगों को जो असर पड़ा है, बहुत सारे सुसाइड्स देखने को मिले, बहुत सारे लोग सर एकदम हिम्मत हार चुके हैं इस समय पे। तो इसका रूट जो है सर माइंड है। तो माइंड के डाइट पे कोई काम ही नहीं करता सर आज के डेट में, और आप होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट है सर, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हैं। तो किस तरह की चीजें आपने देखी हैं ये पूरे पैंडेमिक में, और क्या सॉल्यूशन है सर इसका माइंड डाइट के लिए? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ना ही ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। मतलब माइंड, ब्रेन एंड बॉडी, मशीन एंड हार्डवेयर, और ब्रेन उस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर, माइंड सॉफ्टवेयर। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? सॉफ्टवेयर में है। इसलिए तो होलिस्टिक हेल्थ की जरूरत है, माइंड को भी डील करने की जरूरत है। और कोरोना के पेंडेमिक में मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। फिजिकल हेल्थ तो वो रिकवर कर लिया उन्होंने मेडिसिन की वजह से, और हॉस्पिटलाइज्ड होकर या घर में ट्रीटमेंट लेकर। लेकिन मेंटल हेल्थ अभी तक लोगों का बिगड़ा हुआ है, इमोशनल वेलनेस। अभी भी लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, डिप्रेशन फील कर रहे हैं। एक तो डिजीज ने उनकी कमर तोड़ दी, माइंड के अंदर स्ट्रेस ला दिया, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट जो अभी भी कोरोना का डर बना हुआ है, थर्ड वेव तो नहीं आ जाएगा, प्लस ऑक्यूपेशन, बिजनेस, कैरियर, वो भी डिस्टर्ब हो गया। तो फिजिकल बॉडी पे तो एक मार पड़ी, वो थी कोरोना की, डिजीज की। उसने तो केवल लंग्स को डैमेज किया ना। लेकिन कोरोना के जो ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स थे, इसने उस पर्सन के कई डायमेंशन को अफेक्ट कर दिया। उसमें सबसे बड़ा डायमेंशन था मेंटल और इमोशनल हेल्थ। तो ऐसे में हमें पहले यह समझना होगा, अवेयर होना होगा होलिस्टिक हेल्थ के प्रति कि यस, मेरा मेंटल डायमेंशन डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इमोशनली वेल फील नहीं कर रहा हूं। फिर बात आती है कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, मैं लोगों से बातचीत करूं, कैसे मैं अपने आप को इमोशनली हेल्दी रख पाऊं, कैसे बाउंस बैक करूं इस सिचुएशन में जो ये टफ टाइम मेरे साथ है। ऐसे में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, अपने सोशल सर्कल के साथ जुड़े, अपने आप को एक टफ माइंडसेट के साथ, फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ दोबारा बाउंस बैक करवाएं। अप्रोच फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेंगी हमें। जो बिजनेस नहीं चल रहा है उसमें कुछ नए आइडियाज लाने होंगे, हो सकता है बिजनेस ही चेंज करना पड़ जाए लाइफ में। हो सकता है कैरियर के लिए आपने कुछ प्लान करके रखा था, बट पिछले 2 सालों में सारा कुछ बिगड़ गया, आपको किसी दूसरे कैरियर में जाना पड़ जाए। तो टफ माइंडसेट विद फ्लेक्सिबल अप्रोच अभी के प्रेजेंट टाइम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। दूसरी चीज आती है कि कूल रहना, माइंड को कूल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एज ए होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट मैं लोगों को जब काउंसलिंग सेशंस लेता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं अपने माइंड के साथ जुड़िए, अपने साथ जुड़िए। इस समय में जब बाहरी दुनिया में अट्रैक्शंस नहीं है, बाहरी दुनिया में प्लेजर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो हमें अपनी इंटरनल दुनिया में हैप्पीनेस ढूंढना होगा।
जब कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी होंगी। यस सर। तो अभी शिफ्ट करना है फोकस। कैसा फोकस? आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की तरफ, बड़ी चीजों से छोटी चीजों की तरफ। सर आप आईएमए के भी मेंबर हैं, आपने पीएचडी इन वैदिक साइंस, आपने अपना वैदिक साइंस में पीएचडी भी कंप्लीट किया, सो यू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड्स, हीलिंग साइंस, किसी भी पैथी, इन सबका नॉलेज आपको, और मेडिकल साइंस, इन सबका नॉलेज आपको बहुत क्लियरली है सर। तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सर कितने लोग सोचते हैं कि अगर ये है और उसको इग्नोर कर देते हैं, सर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को इग्नोर करते हैं। आज आपके माध्यम से और सीआरओ केयर के कैंपेन के माध्यम से मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं सर, कि क्या स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से हमारे फिजिकल बॉडी में भी कोई डिजीज आ सकते हैं सर? राइट। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइनोलॉजी, यस जो सर। बताता है कि कैसे आपके थॉट्स और इमोशंस फिजिकल बॉडी के अंदर डिजीज ले आते हैं। यस सर। 1970s में डॉक्टर रॉबर्ट अडर, उन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया। इससे पहले मेडिकल साइंस सोचती थी नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम तीनों इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट अडर ने बताया कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और इनका डायरेक्ट लिंकिंग हमारी थॉट्स और इमोशन के साथ है, मतलब हमारे माइंड के साथ। तो अगर आपकी माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर होगा। कोरोना में लोग कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे वेलनेस प्रोडक्ट ले रहे हैं, बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फियर है कोरोना का, उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी डाउन जा रहा है। जो स्ट्रेस आ रहा है बिजनेस की वजह से या कोरोना के फियर की वजह से, वो उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है। तो ये दो तरीके का काम हो रहा है, एक तरफ से हम इम्यून बूस्टर ले रहे हैं और दूसरी तरफ से अपने ही थॉट्स के द्वारा, फियर के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि सर हमने बहुत सारे इम्यून बूस्टर खाए बट उसके बाद भी कोरोना हो गया। यस सर। तो अभी हमें यह समझने की जरूरत है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो इनिशियल पार्ट है, ये धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, चाहे डायबिटीज की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, ओबेसिटी की बात करें, ऑटो इम्यून डिजीजेस की बात करें, एलर्जीज की बात करें, इन सारों का रूट कॉज दो ही हैं। एक है क्रॉनिक स्ट्रेस और दूसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और यहां पर इन 80% डिजीजेस में मेडिकल अप्रोच केवल आपको सिम्टम्स को कंट्रोल करने में या डिजीज को बढ़ने से रोकने में और डायग्नोस करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को रिवर्स करना चाह रहे हैं या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट चाहते हैं कि ये चीजें आपकी लाइफ में हो ही नहीं, तब यहां पर आपको होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम की मदद लेनी होगी। बदलना होगा अपनी सोच को, बदलना होगा अपनी लाइफस्टाइल को, समझना होगा अपनी थॉट्स और इमोशन को, जीवन और जीविका के बीच में रीबैलेंस बनाना होगा। जिस तरीके से लाइफ पहले चल रही थी प्री कोरोना, वैसी नहीं चलेगी। किसी ने कहा था जैसे बिफोर बीसी एंड आफ्टर बीसी लिखा जाता था ना, यस सर, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, जो टाइम का पीरियड होता था, कहीं आने वाले समय में ऐसा होना शुरू हो जाए, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना, बीसी का मतलब ही चेंज हो जाए। तो डेफिनेटली ये बीसी का मतलब चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। हमें अपनी सोच में, लाइफस्टाइल में और बिहेवियर्स में, सब में बदलाव लाना होगा। आयुर्वेद कहता है आहार, विहार, आहार, विचार, विहार और विहार, चार चीजें। क्या क्या कहा? आहार, आहार मतलब डाइट, व्यवहार मतलब बिहेवियर, विचार मतलब थॉट्स एंड इमोशन, और विहार मतलब आप किसकी कंपनी रखते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। इन सब चीजों में बदलाव लाना होगा और यही है कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यस सर। तो जो करियर फ्लक्चुएशन अभी लोगों के लाइफ में आया है, जैसा आपने आपने थोड़ा सा इंगित किया था सर, इन बातों की तरफ इशारा भी किया था कि करियर फ्लक्चुएशन की वजह से जो उनकी डिप्रेशन क्रिएट हो रही है, और आपने बोला कि छोटे छोटे बिजनेस करके भी हम सारी चीजें कर सकते हैं, प्लान अलग कर सकते हैं, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा सर। सो उन लोगों के लिए, क्योंकि करियर एक बहुत बड़ा मेजर एक्सपेक्ट आज के डेट में है सर, और जीविका खराब होगा तो सर दिमाग तो ये बोलता है कि हमारा दिमाग खराब हो गया और हमारे घर ढंग से नहीं चल रहा है, जितनी जरूरतें वो पूरी नहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे रिफ्लेक्शन में उनकी चीजें वो अपने घर पे कर रहे हैं, घर में लड़ाई, सारी चीजें। तो एक सोशल मैसेज आपको अगर देना है एज अ डॉक्टर, एज अ होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेंट, तो आप क्या देना चाहेंगे लोगों को, किस डायरेक्शन में वो काम करें, कैसे आगे चलें? सिचुएशनल विजडम, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने की जरूरत है। सबने हर किसी ने अपने गोल्स बना के रखे होंगे, टारगेट्स बना के रखे होंगे, लाइफ को एक मीनिंग दिया होगा।
बट हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से वो गोल्स अचीव ना हो पा रहे हो। तो ऐसे में रीथिंक करना होगा, क्या उन्हीं गोल्स के साथ, उन्हीं टारगेट के साथ आगे बढ़ना है, या उन्हें रिफ्रेम करना है, रीडिजाइन करना है। अल्टीमेट लाइफ का गोल है चलते रहना, अचीव करना, ये जर्नी है। अगर हम एंड रिजल्ट्स कुछ भी मिले, अगर जर्नी को ही स्मूथ नहीं बनाएंगे, जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे, तो उस गोल्स और टारगेट को अचीव करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। तो गोल्स टारगेट अपनी जगह हैं, लेकिन अभी रास्ते हमें थोड़े बदलने पड़ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में वो रास्ते बदलने की जरूरत है, और खुश रहना सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स रिसर्च बताती है कि हर साल कम होते जा रहा है। खासकर इंडियन सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं, हमारी कंट्री का हैप्पीनेस इंडेक्स एवरी ईयर डाउन आते जा रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस के आदी होते जा रहे हैं। हमने लाइफस्टाइल और अपना लाइफ ही ऐसा बना लिया है कि स्ट्रेस की भरमार हो गई है, और इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स कम होते जा रहा है। एक्सपेक्टेशन ठीक है अपनी जगह, बट सेटिस्फेक्शन भी लाना होगा लाइफ में। कई बार बड़ी चीजों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो छोटी चीजों में सेटिस्फेक्शन लाना होगा। एक हैप्पी फुलफिल्ड लाइफ जीने की जरूरत है प्रेजेंट सिनेरियो में भी। और होप कभी खत्म नहीं करना है। आएंगे दिन वापस, समय लगेगा। प्रेजेंट टाइम को सिचुएशनल विजडम के साथ स्पेंड करने की जरूरत है। एग्जैक्टली सर। सर आपने माइंड की शांति की बात की, उसको कूल रखना होगा, माइंड को कूल रखना होगा सर। बट माइंड तो दिखता ही नहीं है सर, और लॉजिकली अगर देखें तो लोगों को तो भरोसा बस पूरा का पूरा होता है जो दिखने वाली चीजें हैं सर। इसीलिए शायद ना हम उसको देखते हैं, ना उसको फील कर पाते हैं, ना उसके लिए कुछ करते हैं सर। बट यू हैव दैट डीपेस्ट लेयर ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस सर। सो आपने एक सिचुएशनल विजडम बोला वर्ड सर। वो सिचुएशनल विजडम माइंड का पार्ट है सर, और वहीं कहीं छुपा हुआ एक चीज है। तो वो कैसे आएगा लोगों के लाइफ में? बहुत लोग चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं, बहुत लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, बट इसके चक्कर में वो आ जाते हैं स्ट्रेस एंजाइटी। तो वो संतुलन उनका जो खोया हुआ है सर, और माइंड कैसे शांत रहेगा, ये सारी चीजें बैलेंस कैसे हो सर? देखो सर्वेश, मैं इसको जो अप्रोच मैं फॉलो करता हूं और दूसरों को करवाता हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। जैसे हमने बात किया होलिस्टिक, माइंड ब्रेन बॉडी सोल। ब्रेन और बॉडी पे लाइफस्टाइल ठीक करना है। माइंड को शांत रखना, कूल रखना, ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी है, लेकिन हो नहीं रहा है। इसका कारण है कि हमें माइंड की साइंसेस पढ़ाई नहीं गई हैं स्कूल कॉलेजेस में। जो लोग मेरे पास आते हैं 1-to-1 काउंसलिंग के लिए, पर्सनल सेशंस के लिए, तो मैं उन्हें माइंड की साइंस से अवगत कराता हूं। माइंड की साइंस में एक आता है साइकोलॉजी, एक आता है साइकेट्री, और एक आता है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये तीन साइंसेस बहुत अच्छी साइंसेस है। उसमें से भी साइकेट्री ज्यादातर पैथोलॉजी को डील करता है, यानी कि जो माइंड के पैथोलॉजी डेवलप हो जाते हैं, डिजीज पैदा हो जाती है, लाइक डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। लेकिन साइकोलॉजी और एनएलपी, ये दोनों ऐसी साइंस हैं जो आपको माइंड को समझने में मदद करती हैं कि आपका माइंड है क्या। फिर जैसे आपने हर साइंस को समझा, बायोलॉजी को पढ़ा, कंप्यूटर साइंस को पढ़ा, कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ी ना, फिर उसके बाद ही कोडिंग करते हो ना, तो ऐसे ही माइंड की अपनी एक लैंग्वेज होती है। इसे मैं कहता हूं विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लैंग्वेज। जैसे पीडीएफ होता है, जेपीजी फॉर्मेट होता है कंप्यूटर का, ऐसे माइंड का एक फॉर्मेट होता है VA और K। और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के दौरान मैं इसे समझाता भी हूं और प्रैक्टिकल फील भी करवाता हूं। जो कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड होता है, ये हर किसी ने सुना है, लेकिन मैक्सिमम बिहेवियर सब कॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं। और कॉन्शियस माइंड इज द गोल सेटर एंड सब कॉन्शियस इज द गोल गेटर। तो कॉन्शियस माइंड के द्वारा गोल्स बनाने हैं, लेकिन उन गोल्स को अचीव करने के लिए सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। तो प्रोग्रामिंग वर्ड जहां आता है, तो जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई एप्स बनाते हैं, वेबसाइट की प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसे ही माइंड के अंदर फाइलें बनाने की जरूरत है। लेकिन ये सारी साइंसेस हमें बचपन से पढ़ाया नहीं गया है, और इस वजह से हम माइंड को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने ही माइंड से परेशान होकर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डिजीज का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए जो लोग आज लाइफ में सक्सेसफुल कहे जाते हैं, जिनकी भी बात कर लें आप, किसी भी फील्ड के, उन्होंने अपने माइंड को विजयी किया। ऐसा कहा जाता है ना, विजयी करने का मतलब यह है कि उससे समझना, कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है उससे तलवार लेके या गन लेके। कैसे विजयी करोगे माइंड? माइंड तो दिखाई नहीं देता, मेटाफिजिकल है। तो उसे समझकर उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा, दैट इज विनिंग ऑफ योर माइंड। और जब एक बार माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर आपके बिहेवियर और आपकी लाइफ आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है।
तो होलिस्टिक का मतलब ही यही है कि माइंड की साइंसेस को समझें और ब्रेन और बॉडी की साइंसेस को समझ के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, प्रोएक्टिव एक्शंस, फ्यूचर की प्लानिंग यहां पर कर डालें। खुद के साथ कनेक्ट रहें और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी नए तरीके से 21st सेंचुरी के तरीके से अपने खुद के तरीके से गॉड को फील करना और खुद को फील करना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। और इन सबको अगर मैं मिला दूं, दैट इज होलिस्टिक हेल्थ। सर इन दिस लॉजिकल वर्ल्ड, आज का जो लॉजिकल वर्ल्ड है, जो चीजें देखी गई उसी पर भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट था ध्यान योग। लोग ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, जिनसे उनका मन भी शांत रहता था और बॉडी का पे भी उसका प्रभाव पड़ता था। बट आप एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं सर, और आप वैदिक साइंस भी, आपके पास इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर है सर। व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन एंड हाउ मेडिटेशन कूल अवर माइंड, कूल्स अवर माइंड, एंड हेल्थ पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है सर मेडिटेशन का? ये तो हर जगह प्रूव हो चुका है, कितने ही रिसर्च है, गूगल पे करके देख लीजिए कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन एंड बॉडी। बॉडी के लेवल पे वो वेलनेस की मोड एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक मोड को डाउन करता है, वेलनेस हार्मोन डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन ड्यूरिंग मेडिटेशन क्रिएट होते हैं। जो लोग क्रॉनिक मेडिटेटर्स हैं, अगर आप उनके वाइटल्स को, पैरामीटर्स को मेजर करके देखें एक नॉन मेडिटेटर से, लॉट ऑफ डिफरेंस मिलेंगे। ब्रेन के लेवल पे बात करें तो ये कंसंट्रेशन के लिए और क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टूडेंट्स और यंग पॉपुलेशन जो बिजनेस में या अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजीज को अगर हील करने की बात कहें तो क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट क्षमता है, अवर बॉडी हैव इनबिल्ट हीलिंग कैपेसिटी। ये बात फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने कही। लेकिन उस हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन इज द मेथड। फिर ये जो मंकी माइंड है, सारा दिन पला पला बला बला, चिक चिक चाय चाय, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, इसको कंट्रोल करने के लिए मेडिटेटिव प्रोसेस करने के बाद आप मैच्योर मॉन्क बन जाएंगे। यानी माइंड मैड मंकी टू मैच्योर मॉन्क की यात्रा है मेडिटेशन। दूसरा तुमने पूछा कि वैदिक साइंस क्या जरूरी है। मैंने मेडिकल साइंस को पढ़ा, एमबीबीएस, एमएस और फेलोशिप किया, लेकिन मैंने समझा ब्रेन और बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी साइंस है, बट माइंड और सोल इसके अंदर नहीं पढ़ाए जाते। और वैदिक सिस्टम में लोग हेल्दी रहते थे वैदिक काल में, ना उस समय इतनी बीमारियां थी, ना इतना स्ट्रेस था, ना एंग्जाइटी था, ना डिप्रेशन था, लाइफ फोकस्ड होकर चलती थी। तो उस समय की बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस होती थी। बहुत सारी साइंसेस है, जैसे आयुर्वेद है। आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है जिसे प्रेजेंट समय में, मॉडर्न समय में लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत है। मेडिटेशन जो हमारे वैदिक साइंस में एक रूटीन पार्ट होता था, उस मेडिटेटिव साइंस को आज हमें नए तरीके से समझकर 21st सेंचुरी में लाइफ स्टाइल के अंदर अडॉप्ट करने की जरूरत है। ऐसे ही सम्मोहन की साइंस, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस की साइंस को लोग नेगेटिव तरीके से लेते हैं। मैंने उसे पढ़ा, समझा और मैं उसका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, सेल्फ हिप्नोसिस एंड अदर्स हिप्नोसिस इन ए पॉजिटिव वे वो सिखाता हूं। सेम टू सेम हीलिंग की साइंस, चक्र विज्ञान, वैदिक साइंस के अंदर ये चक्रों का उल्लेख है, लेकिन आज वेस्टर्न वर्ल्ड इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके वो इसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर रहा है। मैंने उन साइंसेस को भी पढ़ा वैदिक साइंस के दौरान, और आज प्रैक्टिकली अपने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के साथ उसको छोड़ा नहीं है मैंने। उसका बहुत बड़ा यूटिलिटी है अपनी जगह पर, एक्यूट डिजीजेस के लिए, डायग्नोसिस के लिए। उसको साथ इन साइंसेस को इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट हेल्थ मॉडल, माइंड ब्रेन बॉडी सोल अप्रोच जो मैं लेकर आता हूं, वो लोगों के कंप्लीट हेल्थ की बात करता है। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज, 80% डिजीज की बात कर रहा हूं, उनको अगर ठीक करना है तो ये होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच, एमबीबीएस अप्रोच, इंटीग्रेशन ऑफ वैदिक साइंस विद मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ ईस्टर्न साइंस विद वेस्टर्न साइंस, इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकेशन विद मेडिटेशन, दैट इज द नीड ऑफ द डे। थैंक यू सर। सर जैसे कि आपने एक बात बोला कि लाइफ स्टाइल में लोगों के पास बस स्टाइल रह गया है, लाइफ नहीं है। और लाइफ नहीं होने का कहीं ना कहीं जो रीजन है सर उनके लाइफ में, कि उनको माइंड के लेवल पे और ये होलिस्टिक अप्रोच के बारे में, एमबीबीएस अप्रोच के बारे में उतना क्लियरली पता ही नहीं है सर लोगों को।
तो आपके माध्यम से अगर उनको होलिस्टिक के हेल्थ केयर की तरफ ध्यान देना हो तो उनका दिनचर्या कैसा होना चाहिए? मतलब अगर एक सुबह से लेके सोने तक का एक शेड्यूल बोले सर, तो ये बहुत लोग यहाँ से प्रोग्राम देखेंगे सर और उन तक ये मैसेज जाएगा और अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन कर पाएंगे सर। तो क्या शेड्यूल होना चाहिए सर और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उनके डे का सर? एज ए लाइफस्टाइल मेडिसिन कंसल्टेंट मैं लोगों को डे शेड्यूल बताता हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं। कैसे? हमारे दिन के 24 घंटे में बॉडी के अंदर 12 मेरिडियंस होते हैं और Yes. 2 घंटे में एक मेरिडियंस के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी यस सर, एक्टिवेट होता है। यस तो सर, जिस समय बॉडी के जिस मेरिडियन में यस सर, लाइफ फोर्स एनर्जी एक्टिव है, हमें उस समय वो काम करना है। यस सर, अगर हमने इस मॉडल को समझ लिया तो अपना लाइफस्टाइल डे साइकिल प्लान हो जाएगा। इसमें से कुछ टिप्स देता हूं। यस सर, मॉर्निंग में 5 to 7 यस सर, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लो कर रही होती है, यानी उस समय हमें उठ जाना है और उठने के बाद मोशन पास करना है जो Yes. हमारा स्टूल पास है। Yes, अगर sir. हम उस समय फ्रेश हो जाते हैं तब बॉडी के टॉक्सिन्स कंप्लीटली रिलीज होंगे। 7 to 9 स्टमक मेरिडियन एक्टिवेट होता है, उस समय ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। Yes, sir. 9 to 11 हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एनर्जेटिक हम फील करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। 9 to 11 का टाइम है अपने ऑफिस प्लेस में पहुंचकर अपना डे प्लान करना, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने टीम के साथ ऑर्गेनाइज्ड होना, एक्शन Yes. प्लान लेना। Yes, sir. 11 to 1 अगेन वर्क प्लेस एंड 1 o'clock के आसपास लंच, क्योंकि उस समय अगेन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव हो जाता है। फिर 1 to 3 या यूं कहें 1 to 5 ये टाइम है स्टडी टाइम, जब आप अपने एक्शन प्लान, फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं उसे लीजिए। इस समय हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा परसेप्टिव होता है, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी इस समय। 7 to 9 के बीच में हमें वाइंड अप करके डिनर टाइम और फैमिली टाइम। 7 to 9 डिनर भी ले, फैमिली के टाइम स्पेंड करें। इस समय हमारा हार्ट मेरिडियन एक्टिवेट होता है, तो हम लव एमिट कर रहे होते हैं। Yes, sir. तो अगर 7 to 9 का टाइम फैमिली टाइम और डिनर टाइम बना लिया जाए। Yes. 9 to 11 अगेन प्लानिंग, एक्शन, जो भी आपको करने हैं, ऑर्गेनाइज करना है, थिंकिंग करना है या कुछ पढ़ना है। बट 11 to 5, 11 PM to 5 AM यह है बॉडी का हाउस कीपिंग टाइम। Yes, sir. 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5 तीन साइकिल्स में बॉडी के अंदर हाउस क्लीनिंग प्रॉपर होता है। Yes, sir. जैसे एक होटल के अंदर 3 डिफरेंट प्रकार के हाउस कीपिंग स्टाफ आते हैं, एक झाड़ू लगाता है, एक पोछा लगाता है, फिर एक बेडशीट्स वगैरह चेंज करता है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर लीवर, गॉल ब्लैडर्स और लंग, ये तीनों मिलकर 3 डिफरेंट डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस रात में शुरू करते हैं। Yes, sir. 11 to 1 हमारी गॉल ब्लैडर डिटॉक्सिफाई करती है, 1 to 3 लीवर डिटॉक्सिफाई करता है और 3 to 5 लंग्स। अगर इस समय में आप जाग रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज होंगी, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ। लीवर, गॉल ब्लैडर और लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए उठने का समय भी 4 बजे से पहले कहीं नहीं कहा गया है, भोर में उठना है 5 बजे के आसपास, ताकि लंग डिटॉक्सिफाई हो जाए। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ भी रहे हैं, 4 बजे उठ गए, तो कहा गया है कि आपको फ्रेश एयर में जाके डीप ब्रीदिंग करना है, क्योंकि उस समय लंग्स में से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चल रहा होता है। Yes, sir. तो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लें। 11 to 5 सोने का समय, डिटॉक्सिफिकेशन का समय। Yes, sir. 3 बार लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इसका टाइम 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट, 1 से 3 के बीच में लंच और Yes, sir. 7 से 9 के बीच में, Yes, sir. 7 to 9 के बीच में डिनर हो जाना चाहिए। यह है कंप्लीट डे साइकिल अकॉर्डिंग टू ची लाइफ साइकिल। What is chi life cycle, sir? ची Yes, sir. ची एक करंट होता है, एक फ्लो होता है, एनर्जी होती है जो हमारे बॉडी में फ्लो करती है। Yes, इसे sir. लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है, प्राणा कहा जाता है। अलग अलग कल्चर में इसके अलग अलग नाम है। Yes, पहले sir. लोग सोचते थे ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, बट अब इसे मेजर किया जा सकता है। मेरे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं यहाँ पर, जिसके Yes. द्वारा मैं अपने पॉजिटिव हेल्थ जोन में ची Yes. मेरिडियंस को चेक करके बताता हूँ कि आपका लाइफ फोर्स एनर्जी कितना है। जैसे स्टेमिना चेक करते हैं ना, Yes, sir. जैसे ईसीजी चेक करते हैं,
जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ऐसे ही तुम अपना लाइफ फोर्स एनर्जी ची चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारा ची 4 से 6 के बीच में नहीं है तो तुम्हारी लाइफ बैलेंस नहीं है। और डिफरेंट ऑर्गन्स का ची मेजर करना चाहिए। कुछ लोग आके मेरे को कहते हैं सर मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, तो उसके रूट चक्र, मूलाधार चक्र, उसका जो ची साइकिल है, ची का करंट है, वो लेस देन 4 होता है। कुछ लोग कहते हैं सर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, उसके इस पॉइंट का आज्ञा चक्र का ची वैल्यू कम आता है। तो अपनी ची को देखिए, गूगल कीजिएगा, बहुत चीजें गूगल करते हो, अब ची गूगल करके देखना। सर हमेशा एक बात बोला जाता है सर कि हमारा जो चक्र है वो बाहर जाके चक्रा हो गया, ध्यान मेडिटेशन हो गया। एंड अब इंडियंस को, भारतीय को यही लैंग्वेज समझ में आता है जो बाहर से बन के आ गया है, बट ये हमारी वैदिक साइंस है। और जैसा अभी आपने आयुर्वेदा को हाईलाइट किया सर, उसके साथ साथ जो एक्यूट डिजीजेस होते हैं, इमरजेंसी डिजीजेस होते हैं, आपने मेडिकल साइंस को हाईलाइट किया, उसके लिए आपने एक लाइफ स्टाइल बताया सबको सर। तो मैं दर्शकों से बोलना चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम था है अभी, वो बहुत इंफॉर्मेटिव जा रहा है आपके लिए, तो ये सारी चीजों को आप जरूर फॉलो करें। एक और एक्सपेक्ट पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सर, वो है इस समय जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम लोगों के अंदर आ रही है सर, रिलेशनशिप टू एनीथिंग, अगर फैमिली रिलेशनशिप हो या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हो, और उसकी वजह से जो लोगों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आ रहा है, लोग एक दूसरे का साथ छोड़ दे रहे हैं, जबकि इस समय पे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। जो पेरेंट्स है वो बच्चों को नहीं समझ पा रहे, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे। तो किस तरीके से आप इस चीजों को देखते हैं सर, और सॉल्यूशन क्या है कि ये सारी चीजें एक संतुलित हो पाए सर? राइट, बहुत अच्छा एस्पेक्ट तुमने कवर किया। रिलेशनशिप, यस सर। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है विद वुम यू कैन रिलेट। रिलेटिव का मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होता, रिलेटिव का मतलब होता है विद वुम यू कैन रिलेट। इसीलिए कई दोस्त आपके अच्छे रिलेटिव होते हैं, और कई अच्छे रिलेटिव आपके दोस्त ही नहीं बन पाते या रिलेटिव नहीं बन पाते। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले खुद का रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, खुद के साथ। हाउ यू रिलेट टू यूर सेल्फ, यू रिलेट विद अदर्स। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद यूर सेल्फ, देन यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिलेटिव्स आल्सो। सेकेंड पार्ट, कोई भी पर्सन एक माइंड होता है। जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दो रिलेशनशिप आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दे आर नॉट टू पर्सन, दे आर टू माइंड। दो मुंडी आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और जब दोनों की अलग अलग माइंड सेट, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग आइडेंटिटी एक दूसरे के साथ क्लैश होंगी, तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। कहते हैं ना कि वो मेरी फ्रीक्वेंसी का नहीं है, इसलिए सर मैं उसके साथ बात नहीं करता। तो माइंड की साइंस को समझकर, हमें अपने माइंड को समझकर दूसरे के माइंड को भी समझना होगा। और एनएलपी के अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर आता है मेटा प्रोग्राम्स। मेटा प्रोग्राम्स मतलब वो होते हैं इमोशनल स्विचेस, कि किसी का भी एक स्विच दबाया जाए और वो वैसा ही बिहेव करे जैसा तुम चाहते हो। हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, और जाने अनजाने में वो ट्रिगर होते हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हैं। और यही सेम चीज दूसरों के अंदर भी हो रही है। अगर हमें ये मेटा प्रोग्राम्स पता चल जाएं, तो कितना अच्छा होगा रिलेशनशिप मेंटेन करना, यानी साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप। मेल फीमेल साइकोलॉजी समझनी होगी, एक पेरेंट्स को बच्चे की साइकोलॉजी समझनी होगी। योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रंस आर योर पेरेंट्स, ऐसा ब्रूस लिप्टन कहते हैं। और हम क्या करते हैं, एज ए पेरेंट बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते। और दूसरा जो उनकी गलत प्रोग्रामिंग हो रही है, वो है सोशल मीडिया से। तो एक तरफ आप उन्हें 2 मिनट के लिए समय देते हैं, कुछ डांट के चले जाते हैं या कुछ नॉलेज दे के चले जाते हैं, और एक 23 घंटे 50 मिनट वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, जहां से उनकी गलत प्रोग्रामिंग हो रही है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग का असर पड़ेगा? तो कहने का मतलब ये है, हमें लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, खुद को समझना होगा, दूसरों को समझना होगा, रिलेशनशिप की साइंस को समझना होगा। रिलेशनशिप की साइंस अगर गड़बड़ होगी, रिलेशनशिप एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जिन्हें बहुत प्यार से हैंडल करने की जरूरत होती है। तो ये साइंसेस हमें हमारे एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए, और पहले होती थी वैदिक समय में। लेकिन आज गुरुकुल में, उसमें रिलेशनशिप भी सिखाया जाता था, हेल्दी रहना भी सिखाया जाता था, माइंड कंट्रोल भी सिखाया जाता था। आज प्रॉब्लम कहां है कि हम टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड,
और ये जो लाइफ के दो कॉमन डायमेंशन थे, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मोरल, एक मॉरल वैल्यू होता था। अच्छा, स्कूल में तुमने मॉरल साइंस तुम्हारा सब्जेक्ट होता था? हाँ सर। अच्छा, आज की जरा जाके देखना एजुकेशन सिस्टम के अंदर। यस सर। तो मॉरल वैल्यूज, मॉरल साइंस का एक पीरियड होता था, वहां पे मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती थी। तो वहीं पे वो पेरेंटिंग का जो पार्ट होता था, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन होता था, एक बड़ों के आदर की बात होती थी, ये कहीं ना कहीं आज के एजुकेशन सिस्टम में लैकिंग है। मैं एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं दे रहा हूं, हमें जो चीजें मेडिकल सिस्टम के अंदर लैकिंग है या एजुकेशन सिस्टम के अंदर लैकिंग है, उनको इंटीग्रेट करके पुराने वैदिक समय से निकालकर उसको जोड़ना होगा। जो चीजें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जा रही हैं, जो चीजें हॉस्पिटल में नहीं बताई जा रही हैं, उसके बाहर हमें उन नॉलेज को लेकर अपनी लाइफ को 7 डायमेंशन में खुद से वेलनेस की मोड में डालना होगा। यस सर। सर 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं सर। तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ा है सर, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सर, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है सर आपके समझ से? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यस सर। इस बात को तो हर कोई मानता है, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बट बोथ आर ओवरलोडेड। यस सर। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन अगर गलत तरीके से दे दिया जाए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। हम डॉक्टर्स टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस होते हैं ना, अगर हमें फुल छूट मिल जाए तो हम टेक्नोलॉजी को गलत डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट को आप छूट दे दीजिए, वो टेक्नोलॉजी से विध्वंस भी कर सकता है ना। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी को बाउंड करने की जरूरत होती है कि किस डायरेक्शन में जाए। सेम टू सेम इंफॉर्मेशन के साथ हो रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई बाउंडेज नहीं रह गया आज की डेट में, कोई सेंसरशिप नहीं रह गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और बहुत सारी ऐसी कंटेंट इजीली अवेलेबल हो गए हैं जो नहीं पहुंचने चाहिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक। इसीलिए कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन का भी यहां पर कुछ रोल बनता है। इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि कुछ अवेयरनेस लाई जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हो सकता है मुझे ना अवेयरनेस हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों पे पहले से काम कर रही हो, कि जो गलत कंटेंट आज की डेट में छोटे बच्चों तक पहुंच जा रहा है मोबाइल की वजह से, वो उनकी गलत प्रोग्रामिंग कर रहा है। यानी ओवरलोडेड एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। यही हमारे युवा हैं सर, जो अब आगे आके देश चलाने वाले हैं। सो इनके पास तो ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं होने चाहिए, उनका बेटर क्या बोलते हैं सर, उनको लर्निंग्स मिलनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा नेशन क्रिएट कर सके। डेफिनेटली, अभी देखो ना क्या कंटेंट मिल रहा है, एक बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेना तो शायद समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रोग्रामिंग कहां हो रही है। पहले टाइम में कम से कम स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ दादा दादी नाना नानी प्रोग्रामिंग करते थे, कहानियां सुनाकर कुछ और करके, वो ऑटो पायलट मोड में प्रोग्रामिंग हो जाती थी, अच्छे सीरियल्स आते थे। आज हमें समझने की जरूरत है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो मेंटल डाइट हम ले रहे हैं, वो किस प्रकार की ले रहे हैं। जैसे फिजिकल डाइट के प्रति अवेयर होने की जरूरत है कि हम क्या खा रहे हैं, गलत खाना खाएंगे तो पेट डिस्टर्ब होगा। क्या मेंटल डाइट ले रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गलत इंफॉर्मेशन लेंगे, गलत डाइट, मेंटल डाइट लेंगे तो मेंटल डायरिया या मेंटल कॉन्स्टिपेशन होगा। तो अपनी तरफ से और क्या मैसेजेस आप दर्शकों को देना चाहते हैं सर? 2 चीजें कहना चाहूंगा। खुद पर विश्वास, खुदा का साथ, हर मंजिल आएगी तेरे साथ। ये युवाओं के लिए, अपने साथ का तो विश्वास रखना ही है, खुद को एक्सप्लोर करना है, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़े। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट रिलीजन, ये रिलीजन के बियॉन्ड की चीज है। हैविंग ए पर्पस इन योर लाइफ, लाइफ को एक मीनिंग देना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। दूसरी बात, अगर हम हीलिंग की बात करें, डिजीज की बात करें, सिंपैथी एंड एम्पैथी इज द रूट of all pathies. Yes, sir. No pathies can cure the patient without sympathy and empathy. किसी भी पैथी में हम डील करें, बट सिंपैथी और एम्पैथी पेशेंट के साथ होना चाहिए। इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। मेरा जो फील्ड है वो है कि वैदिक साइंस में से अच्छी चीजों को निकालकर मॉडर्न लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करना। और वी आर ह्यूमन बीइंग, माइंड ब्रेन बॉडी सोल। अपना लाइफ 200% जिए, 100% मेटेरियलिस्टिक, 100% स्पिरिचुअलिटी। एड स्पिरिचुअलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। 7 डायमेंशन, थिंक अबाउट 7 डायमेंशन, थिंक अबाउट होलनेस, नॉट एज ए पार्ट, माइंड ब्रेन बॉडी सोल, फिजिकल, सोशल,
mental, intellectual, environmental and emotional. Yes, Work on all environment, all dimension of your life. यस सर। सर स्ट्रेस, जैसे बुखार हमें फिजिकल बॉडी में किस बुखार हुआ तो हम ऐसे छू के चेक कर लेते नहीं टेम्परेचर ज्यादा या थर्मामीटर लगाया सर। लेकिन अब अगर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन हुआ तो लोग कहीं ना कहीं इसलिए भी इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके सिम्टम्स लोगों को पता ही नहीं है सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू सर इज दैट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, कि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि मैं इससे सफर कर रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेस में आपको बॉडी के अंदर फैटिग नजर आएगा, थकावट, बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाएंगे, क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा, या तो नींद ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी या नींद बिल्कुल नहीं आएगी। यस सर। राइट? हैवीनेस इन माइंड, हैवीनेस इज ब्रेन, हेडेक होना यस सर। या बॉडी एक होना, ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं आज की डेट में। यस सर। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब घबराहट लगना, पसीना ज्यादा आना, पाल्पिटेशन होना, कोई फियर, हर समय माइंड में रहना, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा थॉट्स आना, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आना, एंगर ज्यादा आना, छोटी छोटी बातों पे तुरंत मिजाज हो जाना, अपने ही बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाना, यस ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। यस डिप्रेशन, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, भूख नहीं लगना, जो चीजों में पहले इंटरेस्ट लेते थे वो खत्म होते जा रहा है, Yes. चीजों को डिले कर रहे हैं, प्रोकास्टिनेट करते जा रहे हैं, एमलेसलेस घूम रहे हैं, कोई विजन नहीं होना। यस सर। ये सारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कुछ कुछ जो सिम्टम्स जो साइकेट्री बताती है वो मैंने आपको बताया। बट कई बार स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन इतना एसिम्प्टोमेटिक होता है कि हमें पता ही नहीं होता और हमें लगता है कि हम तो हेल्दी हैं। Yes. लेकिन आपको आज की डेट में ये समझना होगा कि अगर आपकी बॉडी में डिजीज आई हुई है, यानी आप क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस से या क्रॉनिक साइकोसोमेटिक डिजीज से ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन किसी न किसी हद तक शामिल है और उसके रूट कॉज पे जाके उसे ठीक करना होगा। Yes, sir. अभी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब रॉन्ग प्रॉब्लम राइट सॉल्यूशन। कई बार हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं और रॉन्ग प्रॉब्लम ढूंढ के उसका राइट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं और फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करके देखते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ही हमने रॉन्ग डायग्नोज किया था। तो सबसे पहले फाइंड आउट द राइट प्रॉब्लम बिफोर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन। यस सर। अब हमें रूट कॉज समझना है कि जो डिजीजेस आ गई हैं उसका रूट कॉज कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तो नहीं है, कहीं अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो नहीं है। Yes, sir. अगर आपने रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया और उस पर काम करना शुरू किया, हो सकता है कि तुरंत आराम ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट बेहतर होंगे। तो फाइंड आउट द राइट प्रॉब्लम, राइट सॉल्यूशन, नॉट द रॉन्ग प्रॉब्लम, राइट सॉल्यूशन। यस सर। 7 डायमेंशंस को बैलेंस करने के लिए ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर। 7 डायमेंशन को कि अगर इसमें से एक भी डिसबैलेंस होता है, कोई भी डायमेंशन अगर डिसबैलेंस हुआ तो हमारा लाइफ संतुलित नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी लाइफ में आ जाती है। जो हमारा जीवनचर्या है सर, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो 7 डायमेंशन को बैलेंस रखने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप दर्शकों को? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, क्योंकि जब हम फिजिकल डायमेंशन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस डायमेंशन डिस्टर्ब हो जाता है, या फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किए तो बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। एक डायमेंशन को ठीक करते हैं, दूसरा बिगड़ जाता है। तो इन सब के लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट आई वांट, व्हाई आई वांट, हाउ आई वांट, हाउ आई विल अचीव दैट। यस सर। अपने आउटकम क्लियर करना, यस सर। अपने वैल्यूज क्लियर करना, यस सर। कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस। यस सर। ऑलराइट सर। सो थैंक यू। यस सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, इसके बाद इनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए हमें अपनी वैल्यूज को डिवाइड करना होगा कि कितना समय मैं अपने हेल्थ के लिए दूंगा, कितना फैमिली के लिए दूंगा, कितना बिजनेस के लिए दूंगा। उसके साथ साथ जो सोशल डायमेंशन है, सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए डिवाइड करने की जरूरत है। एक होलसम प्लान लाइफ का बना के चलने की जरूरत है, फ्यूचर प्लान, जिसमें मेरी लाइफ के अंदर ये सातों डायमेंशन कैसे मैं इंटीग्रेट करके चलूंगा। जब आप इस बात को अवेयर होंगे तो अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे। हो सकता है बीच बीच में एक डायमेंशन बिगड़ेगी, कभी दूसरी ठीक होगी,
लेकिन अवेयरनेस अबाउट 7 डायमेंशन एंड कांस्टेंट वर्किंग ऑन 7 डायमेंशन विल क्रिएट इटसेल्फ बैलेंस बिटवीन द 7 डायमेंशन ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सर। एंड एक क्वेश्चन और रह गया सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोरोना से रिलेटेड सर, पैंडेमिक से रिलेटेड। तो पैंडेमिक के लिए को कैसे डील करें, क्योंकि थर्ड वेव भी आने के चांसेस है, कभी भी आ सकते हैं सर। लेकिन अगर आते हैं तो किस माइंडसेट से डील करें और सोशली भी कैसे उसको डील करें। तो एक मैसेज आपकी तरफ से। माइंडसेट तो सिंपल सी बात है, टफ माइंडसेट, फ्लेक्सिबल अप्रोचेस रखना ही होगा। टफ माइंडसेट मतलब कुछ भी हो जाए कोरोना का, मैं अपने और अपने फैमिली को और अपनी सोसाइटी को गिरने नहीं दूंगा। और अप्रोचेस मेरी फ्लेक्सिबल रहेंगी। जब लॉकडाउन आएगा मुझे लॉकडाउन का पालन करना होगा, मेरे बिजनेस को भी लॉकडाउन करूंगा, अपने आप को लॉकडाउन करूंगा, फिर बाउंस बैक करूंगा। ठीक है। उसके साथ साथ माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स कि हम थर्ड वेव आने ही ना दे। जो गवर्नमेंट के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोटोकॉल बनाई गई हैं उन्हें फॉलो करें। पर्सनल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर दूसरों को भी फॉलो करने के लिए कहें। फिर पर्सनल लेवल पर और अपने फैमिली के लेवल पर अपनी इम्यूनिटी और अपने लाइफस्टाइल पर हमेशा काम करते रहें, क्योंकि कोरोना इम्यूनिटी और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा खेल है। लाइफस्टाइल अच्छा है, हेल्दी है, डाइट अच्छी है, स्लीप प्रॉपर है, स्ट्रेस नहीं है, कोरोना आपको अफेक्ट करेगा भी तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। यस सर। राइट। तो अगर हम माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ माई सोसाइटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन मिले सर, और मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूंगा कि अपने 7 डायमेंशन को बैलेंस करें। 7 डायमेंशन में हर एक एक्सपेक्ट से कनेक्ट करें, जैसा सर ने बोला कि टाइम डिवाइड करें और सारी चीजों को संतुलित समय दें, जिससे आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सके। पैंडेमिक को डील करने के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सो होलिस्टिक हेल्थ का अपना केयर करें, संपूर्ण स्वास्थ्य का केयर करें, जैसा सर ने बोला, माइंड, ब्रेन और बॉडी, सोल, चारों चीजों का परफेक्ट केयर करें। इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन श्री नवीन सर को कि सर आपने ये जो सीआरओ केयर का कैंपेन रखा, उसके अंदर जो पैंडेमिक इन्फॉर्मेशन है उसके तहत ये प्रोग्राम डॉक्टर अनिल सर के संग बहुत ही उम्दा रहा सर, बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन है। तो थैंक यू अनिल सर को सीआरओ के लिए सर। थैंक यू सर्वेश एंड थैंक यू CRAO क्रो केयर, जिन्होंने फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू एंड लवली पीपल्स थ्रू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आपका एक मैसेज होता है सर लास्ट में, अगर वो दर्शकों को मिल जाए। राइट। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। Thank you, sir, and thank you to Consumer Right Organization and Campaign CRO Care Pandemic Informative Programs। आप देख रहे थे कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक पेज पर, लाइक शेयर करें, इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं एज पीपल नीड दिस इंफॉर्मेशन। सो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के संग बहुत जल्दी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड, एक बच्चों के मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए हम एक प्रोग्राम लाएंगे सीआरओ के, तो बहुत जल्दी उसके इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो जुड़े रहे इस कैंपेन के साथ, प्रोग्राम शेयर करें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने साथ खड़े रहें, ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, बने रहे हमारे साथ।